दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने लगभग दोस्तों 40 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर लिया है और जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब जो इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों वह हम 40 से प्रश्न थे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं पूर्व वर्षों के वो आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम हल करते चलें आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी हल कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे वह है हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर 2010 को, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम 41 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए दोस्तों देखें, यहाँ 41 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए कह रहा है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखें दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक है, एक बार और देखें, कह रहा है दोस्तों कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है और यह गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, यह गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है और यह 4954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है और यह खर, गधेरा और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है यह भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है और यह खर, गधेरा और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 42वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम हल करते चलें, आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए झूमिंग करते हैं क्या है दोस्तों, कह रहा है झूमिंग करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी, खांसी। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है झूमिंग करते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी, खांसी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि झूमिंग कृषि के अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को क्या किया जाता है, काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और उस पर कृषि की जाती है, अतः इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति भी कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है इस कृषि पद्धति से कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो झूमिंग करते हैं दोस्तों कौन, वह है हमारा ऑप्शन बी, खांसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। 43 नंबर प्रश्न को देखें यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए दोस्तों देखें 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है दोस्तों यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप क्या है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, तो याद रखिए दोस्तों लगभग 7 बजे प्रातः इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लगभग 7 बजे प्रातः इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए कह रहा है दोस्तों यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 7 बजे प्रातः इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में तीरप और गुजरात के कांडला के देशांतरीय विस्तार क्या है, अरुणाचल प्रदेश में तीरप और गुजरात के कांडला के देशांतरीय विस्तार यानी कि दोस्तों क्या है, यह है हमारा 96 डिग्री 16 मिनट ईस्ट से 70 डिग्री 13 मिनट ईस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 26 डिग्री 3 मिनट ईस्ट में लगभग क्या है 26 डिग्री 3 मिनट ईस्ट का अंतर है, जिसके कारण दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का क्या है समय अंतराल आ जाता है। इस कारण जब अरुणाचल प्रदेश के तीरप में प्रातः 5 सूर्योदय होता है तो गुजरात में प्रातः क्या होता है 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, भारत का मानक समय क्या है दोस्तों, वह है हमारा 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग दोस्तों
5 घंटे क्या है 30 मिनट आगे है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? लगभग 7 बजे प्रातः, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन कह रहा है कि मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, कि मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है और कारण कह रहा है कि उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है कथन? कह रहा है कि मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, कारण कह रहा है उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं क्या है? कुपोषण है। तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे दोस्तों? वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की क्या है दोस्तों? सही व्याख्या है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग क्या दिया गया है। ठीक है, एक बार आंसर हम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है दोस्तों? सही व्याख्या है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ठीक है, कह रहा है भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक क्या होता है? ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो याद रखिए दोस्तों मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखें भारत के मुंबई महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। वर्ष 2018 में भारत के 5.29 करोड़ मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट में महाराष्ट्र का योगदान था दोस्तों 82.38 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप याद रखें कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न देखते चलें। ठीक है, यहाँ देखें 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे। चलिए देखिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है दोस्तों, तो हम सही आंसर क्या मार्क करेंगे? वह है दोस्तों हमारा बृहस्पति। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, बृहस्पति। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, बृहस्पति। इस पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे हम 47वें नंबर प्रश्न को। यहाँ देखें क्या कह रहा है। ठीक है, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? क्या है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो याद रखें आयन मंडल। ठीक है, क्या है? उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो याद रखें दोस्तों आयन मंडल इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो याद रखिए दोस्तों आयन मंडल, आयनोस्फीयर, बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 47 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब चलिए दोस्तों 48वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। हूबहू पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 48 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों 90 डिग्री पूर्वी कटक, क्या है? 90 डिग्री पूर्वी कटक यानी कि 90 डिग्री पूर्वी रिज अवस्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 90 डिग्री पूर्वी कटक रिज अवस्थित है कहाँ दोस्तों? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे हिंद महासागर में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि 90 डिग्री पूर्वी कटक रिज अवस्थित है, तो याद रखें दोस्तों क्या है? हिंद महासागर में। 90 डिग्री पूर्वी कटक भारतीय महासागर या हिंद महासागर में अवस्थित है
और यह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही अवस्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है, याद रखें, हिंद महासागर में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर क्या है, अवस्थित है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। केवल हमारा ऑप्शन बी सही होगा। वह है दोस्तों यानी कि कोलंबिया स्थित है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वह है हमारा केन्या। ठीक है, कोलंबिया और केन्या। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों कोलंबिया, ठीक है, और केन्या। क्या है, कोलंबिया और केन्या। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों कोलंबिया और केन्या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, कोलंबिया और केन्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी यानी कि 2 एवं 3। यहाँ नीचे देखें, कह रहा है कि उपर्युक्त विकल्पों में से कोलंबिया तथा केन्या भूमध्य रेखा पर क्या है दोस्तों, अवस्थित हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कह रहा है कुल 13 देश अवस्थित हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा इक्वाडोर। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलंबिया, फिर क्या हो जाएगा, कोलंबिया। ठीक है, याद रखिए इक्वाडोर, फिर हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, फिर अगला देखें, फिर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील। क्या है, फिर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील, फिर हो जाएगा दोस्तों साओ टोम और प्रिंसिपे। क्या है दोस्तों, साओ टोम और प्रिंसिपे। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा गैबन। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गैबन, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा कांगो गणराज्य, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कांगो गणराज्य। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, फिर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर हो जाएगा दोस्तों युगांडा। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों केन्या। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों सोमालिया, फिर हो जाएगा दोस्तों मालदीव, फिर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया और फिर हो जाएगा किरीबाती। ठीक है, तो 13 देश के नाम आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों इक्वाडोर, फिर हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया, फिर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील, फिर हो जाएगा दोस्तों साओ टोम और प्रिंसिपे, फिर हो जाएगा दोस्तों गैबन, फिर हो जाएगा दोस्तों कांगो गणराज्य, फिर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर हो जाएगा युगांडा, फिर हो जाएगा दोस्तों केन्या, फिर हो जाएगा सोमालिया, फिर हो जाएगा मालदीव, फिर हो जाएगा इंडोनेशिया, फिर हो जाएगा किरीबाती। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों कोलंबिया और केन्या इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी 2 एवं 3। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन ए बोर्नियो, जो कि दोस्तों एक क्या है, हमारा इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है हमारा बोर्नियो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो याद रखें दोस्तों बोर्नियो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। छोटी सी व्याख्या दी गई है, हम देख लेंगे। ठीक है, एक बार और देखें, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो याद रखिए दोस्तों बोर्नियो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बोर्नियो द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, देखेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। ठीक है, याद रखिए इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया में जावा के उत्तर में, सुलावेसी के पश्चिम में और सुमात्रा के पूर्व में स्थित है। क्या है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो दक्षिण पूर्व एशिया में जावा के क्या है दोस्तों उत्तर में, सुलावेसी के दोस्तों पश्चिम में और सुमात्रा के क्या है दोस्तों पूर्व में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो हमारा बोर्नियो द्वीप है यह 3 देशों में फैला है दोस्तों, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनेई में। क्या है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनेई में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। ठीक है, कह रहा है दोस्तों रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे जर्मनी का। क्या है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो याद रखिए दोस्तों जर्मनी का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है तो ऑप्शन बी जर्मनी का इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, और रूर बेसिन दोस्तों हमारा जर्मनी का क्या है, प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। और कह रहा है कि रूर बेसिन में कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इस कारण रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और रूर नदी राइन नदी की क्या है,
यहाँ पे देखें, कह रहा है कि इस बेसिन को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है और रूर नदी जो है दोस्तों, यह राइन नदी की क्या है, सहायक नदी है। और इस क्षेत्र में जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या का क्या है दोस्तों, संकेंद्रण पाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। रूर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र हमारा स्थित है जर्मनी में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है देखेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। यहाँ कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और वे कहाँ पे उनकी अवस्थिति है, हमें सुमेल करना है। तो चलिए सुमेल करेंगे। एटना को किससे सुमेल करेंगे दोस्तों, एटना को हम सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, ठीक है। एटना को सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है कि विशुवियस, तो विशुवियस को हम सुमेल करेंगे किससे, विशुवियस को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो विशुवियस को सुमेल करेंगे हम, याद रखें, इटली से, ठीक है। विसुवियस को सुमेल करेंगे दोस्तों इटली से, ठीक है। येरिबस को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, हम येरिबस को सुमेल करेंगे दोस्तों रास द्वीप से। और दोस्तों कोटोपैक्सी को सुमेल करेंगे दोस्तों इक्वाडोर से, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। एक बार और देखेंगे, ठीक है। देखें, एटना को सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, क्या है, एटना को सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, ठीक है। विशुवियस को सुमेल करेंगे, एटना को सुमेल करेंगे सिसिली से, विशुवियस को दोस्तों इटली से, येरिबस को राजद्वीप से, कोटोपैक्सी को इक्वाडोर से, ठीक है। फिर देखें, एटना को सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, क्या है, एटना को सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, ठीक है। विशुवियस को सुमेल करेंगे इटली से, क्या है, विशुवियस को सुमेल करेंगे दोस्तों इटली से, ठीक है। येरिबस को दोस्तों रॉस द्वीप से और कोटोपैक्सी को इक्वाडोर से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें, एटना को सुमेल करेंगे दोस्तों सिसिली से, क्या है, एटना को सुमेल करेंगे सिसिली से। विशुवियस को दोस्तों हम सुमेल करेंगे इटली से, येरिबस को दोस्तों रॉस द्वीप से और कोटोपैक्सी को इक्वाडोर से, ठीक है। एटना को दोस्तों सुमेल करेंगे सिसिली से, विशुवियस को सुमेल करेंगे दोस्तों इटली से, येरिबस को दोस्तों रॉस द्वीप से, कोटोपैक्सी को इक्वाडोर से, ठीक है। एटना को दोस्तों सुमेल करेंगे सिसिली से, विशुवियस को दोस्तों इटली से, येरिबस को दोस्तों रासद्वीप से, कोटोपैक्सी को दोस्तों इक्वाडोर से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एटना कहाँ है, सिसिली में, और विशुवियस कहाँ है, इटली में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे आगे के प्रश्न। चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न, यानी कि दोस्तों क्या है, हमारी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्या है, प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा सिल्वर आयोडाइड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन करने के लिए उत्पन्न या प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों हमारा सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम AgBr की बात कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्व वर्ष के प्रश्नों में भी यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि निम्नलिखित सिल्वर लवड़ों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता। तो याद रखें ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या वह मृदा नमी को रोके रखती है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह क्या करती है, मृदा नमी को रोके रखती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा काली मृदा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। तो याद रखिएगा दोस्तों काली मृदा, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। काली मृदा को दोस्तों हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, और काली मृदा को ही दोस्तों हम लोग चेरनोजम मृदा के नाम से भी जानते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और काली मृदा दोस्तों हमारी सबसे जो अच्छी मानी जाती है वह कपास की खेती के लिए मानी जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। काली मृदा जो सबसे अच्छी उपयोगी मानी जाती है वह है दोस्तों कपास वाली खेती के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें कपास वाली काली मिट्टी यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखें कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों हमारी काली मृदा, ठीक है, जिसको हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं और चेरनोजम मृदा के नाम से भी जानते हैं हम किसको, वह है हमारी काली मृदा को, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें। और यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के कुछ भाग में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। महाराष्ट्र के कुछ भाग में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। इस पॉइंट को भी दोस्तों याद रखिएगा, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यह कहाँ पाई जाती है। तो याद रखें महाराष्ट्र के कुछ भाग में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में
पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों, देखते रहें क्या कह रहा है। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखें क्या कह रहा है, 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखें ऊपर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखें दोस्तों, ठीक है। तो देखें 55 नंबर प्रश्न देखें, एक ऐसे क्षेत्र में क्या है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती के लिए क्या है दोस्तों, अभिष्ट या आइडल होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हम चाय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी, हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती के लिए अभिष्ट होगी। तो याद रखें दोस्तों, चाय इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और चाय एक प्रकार की दोस्तों याद रखें रोपड़ या क्या है, बागानी फसल का उदाहरण है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, क्या है, इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लेटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाय एक प्रकार की रोपड़ या बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लेटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है, ठीक है। कह रहा है इसके लिए दोस्तों 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, इसके लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से दोस्तों क्या है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। मक्का की खेती के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ऑप्शन में यह भी दिया गया है, ठीक है। मक्का की खेती के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। क्या है, कपास की खेती के लिए दोस्तों हमारा क्या है, लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और सन यानी कि जूट की खेती के लिए दोस्तों 160 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। देखें यहाँ क्या दिया गया है। अब दोस्तों हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न स्टार्ट होंगे, ठीक है। एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में क्या है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर इसका दोस्तों स्टार मार्क किया गया है, ठीक है, यानी कि कोई भी ऑप्शन हमारे सही नहीं है, ठीक है। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त विकल्पों में से सिमलीपाल सही है। क्या है, उपर्युक्त विकल्पों में से सिमलीपाल हमारा सही है, लेकिन 2009 में सिमलीपाल को दोस्तों यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी थी, ठीक है। लेकिन 2009 में सिमलीपाल को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी थी। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारत के 12 अभ्यारण्यों को विश्व तंत्र विश्व नेटवर्क की सूची में शामिल किया जा चुका है। इस पॉइंट को भी याद रखें, ठीक है। वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारत के 12 अभ्यारण्यों को विश्व तंत्र विश्व नेटवर्क की सूची में शामिल किया जा चुका है, जिसकी सूची दोस्तों इस प्रकार है। चलिए, सूची इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सूची हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे, चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है पहला जो है दोस्तों वह है हमारा नीलगिरी, ठीक है, जिसको कब शामिल किया गया था, वर्ष 2000 में, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी को दोस्तों शामिल किया गया था वर्ष 2000 में। मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया था दोस्तों 2001 में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया था दोस्तों 2001 में, ठीक है। सुंदरबन को शामिल किया गया था दोस्तों 2001 में। क्या है, सुंदरबन को शामिल किया गया था दोस्तों 2001 में, ठीक है। नंदा देवी को शामिल किया गया था दोस्तों 2004 में, ठीक है। नंदा देवी को शामिल किया गया था 2004 में, ठीक है। नोकरेक को शामिल किया गया था दोस्तों 2009 में। क्या है, नोकरेक को शामिल किया गया था 2009 में, ठीक है। पंचमढ़ी को शामिल किया गया था दोस्तों 2009 में, ठीक है। पंचमढ़ी को 2009 में, ठीक है। सिमलीपाल को दोस्तों 2009 में, ठीक है। सिमलीपाल को 2009 में। अचानकमार अमरकंटक को दोस्तों 2012 में, ठीक है। फिर है ग्रेट निकोबार को तो 2013 में हम लोगों ने ग्रेट निकोबार को शामिल किया था। अगस्त्यमाला जैवमंडल आगार 2016 में, ठीक है।
कंचनजंगा 2018 में, और सबसे लेटेस्ट है दोस्तों पन्ना, वह है दोस्तों हमारा 2020 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जल्दी से एक बार और हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें। नीलगिरी हो जाएगा दोस्तों, इसको शामिल किया गया 2000 में। मन्नार की खाड़ी को 2001 में। सुंदरबन को दोस्तों 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा। नीलगिरी को 2000 में, मन्नार की खाड़ी को 2001 में, सुंदरबन को 2001 में, नंदा देवी को 2004 में, नोकरेक को 2009 में, पंचमढ़ी को 2009 में, सिमलीपाल को 2009 में। क्या है, नोकरेक को 2009 में, पंचमढ़ी को 2009 में, सिमलीपाल को 2009 में। ठीक है, और अचानक मार अमरकंटक को कब, 2012 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में, अगस्त्यमाला जैवमंडल आगार को 2016 में, कंचनजंगा को 2018 में, और सबसे लेटेस्ट याद रखिए, लास्ट के दो लेटेस्ट हैं याद रखिए, वह है दोस्तों हमारा कंचनजंगा 2018 में और पन्ना है 2020 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। ठीक है, क्या है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा नीलगिरी जैवमंडल को एवं नंदा देवी जैवमंडल को। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो 1 दिया गया है और ऑप्शन 2 दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, वह है दोस्तों नीलगिरी जैवमंडल को कब प्रदान किया, सन 2000 में, और नंदा देवी जैवमंडल को दोस्तों कब, तो वह है दोस्तों हमारा सन 2004 में। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है नीलगिरी जैवमंडल को और नंदा देवी जैवमंडल को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक ऊपर देखें। ठीक है, चलिए यहाँ देखें दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों 1 तथा 2, यानी कि यूनेस्को ने नीलगिरी तथा नंदा देवी जैवमंडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। हालांकि 2009 में सिमलीपाल को भी दोस्तों यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। 58 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है पूर्व वर्ष के परीक्षाओं में, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो याद रखिए दोस्तों, प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो याद रखें दोस्तों, प्राकृतिक वास का विनाश। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा 59 नंबर प्रश्न एक बार देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। क्या है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो याद रखें दोस्तों, रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो याद रखें दोस्तों, रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो याद रखें, रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है कि उपर्युक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है दोस्तों। ठीक है, क्या है, उपर्युक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन, क्या है, उपर्युक्त विकल्पों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ गलत दिया गया है, आप सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा चीन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, यह गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए चीन। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें, साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए देखें, कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, याद रखें दोस्तों, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या करेगा दोस्तों, गतिमान होगा। ठीक है, क्या है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा,
हमारा क्या होगा, गतिमान होगा। फिर देखें, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो याद रखें अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा दोस्तों, गतिमान होगा। ठीक है, याद रखें एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा दोस्तों, गतिमान होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ठीक है, फिर देखें, जो हमारा एटमॉस्फेयर है दोस्तों, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि याद रखें वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 62 नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं, आप सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 62वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों हाइड्रोजन बम कई बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो फिर से देखें कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखें दोस्तों अनियंत्रित क्या है, संलयन अभिक्रिया। इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखें अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 63 नंबर प्रश्न यानी कि 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखें। कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखें। कह रहा है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखें दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है प्रकाश क्या, सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखें प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखें दोस्तों प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखें। कथन कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। क्या है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह क्या होता है दोस्तों, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है हमारा कि बर्फ एक दुर्बल क्या है दोस्तों, बर्फ एक क्या है दोस्तों हमारा दुर्बल चालक है। इस पॉइंट को याद रखिए। कारण कह रहा है दोस्तों हमारा क्या कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, कथन कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन क्या होता है दोस्तों, बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। फिर कारण कह रहा है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, तो दोनों दोस्तों कारण और कथन हमारे सही हैं। और क्या है दोस्तों हमारा कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखें कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन क्या होता है, बुरी तरह प्रभावित होता है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है। क्या है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोनों ए तथा आर सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है,
दोनों ए और आर सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण हमारा क्या है दोस्तों, आर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे के प्रश्नों की तरफ देखेंगे। हमारा 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर था, यानी कि कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो वह है दोस्तों कि इस दोष को ठीक करने के लिए हम क्या है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है इस दोष को ठीक करने के लिए, यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है, चलिए यहां देखें जो सही दिए गए हैं पहले उसको देख लेते हैं। कह रहा है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। क्या है, लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। और कह रहा है निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। क्या है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर के तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये दूरदृष्टि दोष से संबंधित बिल्कुल सही पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में जो सही कथन है वह है कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। ठीक है, क्या है दोस्तों, व्यक्ति हमारा क्या है, दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। क्या है, लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। ठीक है, फिर कह रहा है निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस पॉइंट को याद रखिए, एक बार और देख लेंगे कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, लेंस का नाभ्यांतर दोस्तों क्या होता है, अधिक होता है। फिर कह रहा है दोस्तों कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। क्या है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। तो दूरदृष्टि दोष के संबंध में तीनों सही पॉइंट आप याद रखेंगे, व्याख्या जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त कथनों में से कथन डी सही नहीं है। कह रहा है कि इस रोग में लेंस की गोलाई क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। क्या है, इस रोग में लेंस की गोलाई दोस्तों कम हो जाती है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता कम हो जाती है। इस रोग में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। इस रोग में दोस्तों निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। क्या है, कह रहा है कि इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल लेंस। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, इस रोग के निवारण के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि दोस्तों किसका, अवतल लेंस का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न, ठीक है, देखेंगे यहाँ। कह रहा दोस्तों एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, वह है IR वेव्स, जिनको दोस्तों हम लोग इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, औरक्त हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि IR वेव्स। ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग दोस्तों हम एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए औरक्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखें 67 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व। ठीक है, चलिए तो हीरा को दोस्तों हम किससे सुमेल करेंगे, हीरा को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा किससे, हीरा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों, याद रखें किससे, वह है दोस्तों कार्बन से। ठीक है, हीरा को सुमेल करेंगे दोस्तों कार्बन से। और संगमरमर को किससे सुमेल करेंगे, तो संगमरमर को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हम कैल्शियम से। ठीक है, रेत को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हम किससे, वह है सिलिकॉन से। और रूबी को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा एल्यूमिनियम से। ठीक है, और सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, यहाँ देखें सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए कि हीरा को दोस्तों हम सुमेल करेंगे, वह है दोस्तों कार्बन से। क्या है, हीरा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कार्बन से। संगमरमर को सुमेल करेंगे दोस्तों कैल्शियम से। रेत को दोस्तों सुमेल करेंगे सिलिकॉन से। और रूबी को सुमेल करेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम से। ठीक है, फिर देखिए हीरा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कार्बन से। संगमरमर को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कैल्शियम से। रेत को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे, रेत को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हम किससे, सिलिकॉन से। रूबी को सुमेल करेंगे एल्यूमिनियम से। ठीक है, फिर देखिए
कह रहा है कि हीरा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कैल्शियम से। क्या है? हीरा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम कैल्शियम से। संगमरमर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो संगमरमर को हम सुमेल करेंगे हीरा को कार्बन से, संगमरमर को कैल्शियम से, रेत को सिलिकॉन से, रूबी को एल्युमिनियम से। हीरा को कार्बन से, संगमरमर को कैल्शियम से, रेत को दोस्तों किससे? सिलिकॉन से, और रूबी को एल्युमिनियम से। हीरा को दोस्तों कार्बन से, संगमरमर को दोस्तों कैल्शियम से, रेत को दोस्तों सिलिकॉन से, और रूबी को दोस्तों हम एल्युमिनियम से। ठीक है, हीरा को दोस्तों कार्बन से, संगमरमर को कैल्शियम से, रेत को सिलिकॉन से, रूबी को एल्युमिनियम से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हीरा को कार्बन से, संगमरमर को कैल्शियम से, रेत को सिलिकॉन से, रूबी को एल्युमिनियम से। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्वों को हम लोगों ने सुमेल कर लिया है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखें 68 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे कि 68 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो याद रखें दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर देखिए कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो याद रखें दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का, जिसका सूत्र क्या होता है? वह है दोस्तों Na2H2O3। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, Na2H2O3। ठीक है, चलिए फिर देखें कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो याद रखिए दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट का। क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो याद रखें ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका उपयोग दोस्तों फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का क्या है? स्थायीकरण करने में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में दोस्तों अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखें दोस्तों विद्युत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा दोस्तों कि अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है जिसमें दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और क्या है? यह उष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। क्या है? यह उष्मा का चालक होता है एवं विद्युत का कुचालक होता है, और इसके इसी गुण के कारण अभ्रक का उपयोग विभिन्न विद्युत युक्तियों जैसे कि विद्युत इस्त्री इत्यादि में किया जाता है। अर्थात अभ्रक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखें दोस्तों हमारा विद्युत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से क्या होता है दोस्तों? हमें थकान महसूस होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे लैक्टिक अम्ल। कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से क्या होता है दोस्तों? थकान होती है। तो याद रखिए दोस्तों लैक्टिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखें मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से क्या होता है? थकान होती है। तो याद रखिए दोस्तों लैक्टिक अम्ल हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? वह है दोस्तों लैक्टिक एसिड, दूध में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, लैक्ट मतलब क्या होता है? लैक्ट मतलब दूध होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन ए। कह रहा था कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 71 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में क्या होता है दोस्तों? प्रयुक्त होता है। क्या है? निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह है दोस्तों हमारा क्या? इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों, देखें यहाँ ध्यानपूर्वक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखिए। फिर से देखें क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, फिर से देखें कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखें दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर देखिए
निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखें दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखें दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग एक शांतिकारक औषधि के रूप में होता है और पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग दोस्तों मिर्गी का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग दोस्तों हम लोग मिर्गी का इलाज करने के लिए करते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों प्रोटीएज। ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा प्रोटीएज। क्या है, फिर देखें, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा कौन, वह है दोस्तों हमारा प्रोटीएज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो याद रखिए दोस्तों प्रोटीएज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है। क्या है, अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या है, अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो प्रोटीन को दोस्तों अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, अतः प्रोटीनों के पाचन में दोस्तों ट्रिप्सिन सहायक के रूप में कार्य करता है। क्या है, अतः प्रोटीनों के पाचन में दोस्तों ट्रिप्सिन सहायक के रूप में कार्य करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर कह रहा है अतः प्रोटीनों के पाचन में दोस्तों हमारा ट्रिप्सिन सहायक के रूप में कार्य करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया है, सही आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखें, फिर देखें, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, तो यहाँ देखें प्रोटीनों के पाचन में ट्रिप्सिन क्या है दोस्तों, हमारा सहायक के रूप में कार्य करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है दोस्तों, सुमेल करना है। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे व्याधि और कारण। ठीक है, कह रहा है दोस्तों मेरेस्मस, तो मेरेस्मस को दोस्तों हम सुमेल करेंगे, क्या है, दीर्घकालीन उपवास। ठीक है, मेरेस्मस को सुमेल करेंगे दोस्तों दीर्घकालीन उपवास। ठीक है, फिर है क्वासियोरकर। ठीक है, तो क्वासियोरकर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा क्या है, प्रोटीन अल्पता। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा टीबी, तो टीबी को हम सुमेल करेंगे किससे, जीवाणु संक्रमण से। क्या है, टीबी को हम सुमेल करेंगे जीवाणु संक्रमण से। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को सुमेल करेंगे दोस्तों विषाणु संक्रमण से। इंपॉर्टेंट है, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। एक बार और देखेंगे कि मेरेस्मस को सुमेल करेंगे दोस्तों दीर्घकालीन उपवास से। क्या है, मेरेस्मस को सुमेल करेंगे दोस्तों दीर्घकालीन उपवास से। ठीक है, क्वासियोरकर को सुमेल करेंगे दोस्तों प्रोटीन अल्पता से। क्या है, क्वासियोरकर को सुमेल करेंगे दोस्तों प्रोटीन अल्पता से। टीबी को सुमेल करेंगे दोस्तों जीवाणु संक्रमण से, और हेपेटाइटिस बी को सुमेल करेंगे विषाणु संक्रमण से। ठीक है, फिर देखिए कि मेरेस्मस को सुमेल करेंगे दोस्तों दीर्घकालीन उपवास से। क्या है, मेरेस्मस को सुमेल करेंगे दोस्तों दीर्घकालीन उपवास से। ठीक है, क्वासियोरकर को सुमेल करेंगे दोस्तों प्रोटीन अल्पता से, टीबी को सुमेल करेंगे जीवाणु संक्रमण से, और हेपेटाइटिस बी को सुमेल करेंगे दोस्तों विषाणु संक्रमण से। ठीक है, फिर देखिए मेरेस्मस को सुमेल करेंगे दीर्घकालीन उपवास से, क्वासियोरकर को सुमेल करेंगे दोस्तों प्रोटीन अल्पता से, टीबी को सुमेल करेंगे जीवाणु संक्रमण से, और हेपेटाइटिस बी को विषाणु संक्रमण से। ठीक है, मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास है, क्वासियोरकर है प्रोटीन अल्पता, टीबी है जीवाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस बी है विषाणु संक्रमण। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन क्या है, पेट्रोपादप भी है। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, तो याद रखिएगा दोस्तों करेज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से फलीदार पौधों में से करेज क्या है, पेट्रोपादप भी है, और इसका तेल बायोडीजल का एक स्रोत है। ठीक है, कह रहा है इसके पास ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत भी है, जो नवीकरणीय, सुरक्षित और गैर प्रदूषक है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप है, तो याद रखिए करेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों,
सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं, आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं। इसलिए हमारी आगामी जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे पूर्व वर्षों के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 75 नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखिए दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक क्या, तो याद रखें दोस्तों, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक, तो याद रखें दोस्तों क्या है, वह है एक दोस्तों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक दोस्तों, याद रखें, बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ देखें, बीटी कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास है, या याद रखें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएम क्रॉप। ठीक है, जिसमें बैसिलस थुरेंजिएसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाला जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिससे पौधा स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है और पौधों पर कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित जीवाणु है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारा। कह रहा है कि बीटी कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास है जिसमें बैसिलस थुरेंजिएसिस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक जीन डाला जाता है। ठीक है, जिससे पौधा स्वयं कीटनाशक प्रभाव उत्पन्न करने लगता है और पौधों पर कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित क्या है दोस्तों, हमारा जीवाणु। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। क्या है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, बेरी बेरी से। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो याद रखें दोस्तों, बेरी बेरी से। ठीक है, कह रहा है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है, पालिश किए हुए चावल में पानी में घुलनशील विटामिन, खासकर विटामिन B1 की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। तो यह भी पॉइंट याद रखें कि हमारी जो पॉलिश किया हुआ चावल है दोस्तों, उसमें विटामिन B1 यानी कि जिसे हम लोग थायमीन कहते हैं, उसकी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो याद रखें, बेरी बेरी से, इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों बेरी बेरी, और बेरी बेरी दोस्तों होता है हमारे विटामिन B1 की कमी से, जिसे हम लोग थायमीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और विटामिन B दोस्तों हमारा क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, इस पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। क्या है दोस्तों, यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा पोलियो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों, पोलियो। ठीक है, साल्क टीके के आविष्कारकर्ता कौन थे, तो वह है दोस्तों हमारे जोनास साल्क। ठीक है, याद रखिएगा कि साल्क टीके के आविष्कार करता थे, वह थे दोस्तों हमारे जोनास साल्क, जिसका संबंध पोलियो व्याधि से है। ठीक है, पोलियो रोग निशियंदी विषाणु यानी कि दोस्तों क्या है, फिल्टरेबल वायरस के कारण होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, अतः इस व्याधि से प्रतिरक्षा के लिए साल्क टीका लगाया जाता है, और चेचक टीके का आविष्कार दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साल्क टीके के आविष्कारकर्ता कौन थे, जोनास साल्क, जिसका संबंध है पोलियो व्याधि से। और फिर दोस्तों हमारा चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आगे देखें, 79 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों कि जीन संबंधन एवं पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी। क्या है, जीन संबंधन एवं पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी, तो यह दोस्तों हमारा आनुवांशिक अभियंत्रण है, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखें, जीन संबंधन एवं पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी, तो आनुवांशिक अभियंत्रण बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। कह रहा है
कि गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण, तो याद रखें दोस्तों क्या है परीक्षण, वह है हमारा एमिनियोसेंटेसिस। ठीक है, फिर देखें कि गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण, तो एमिनियोसेंटेसिस। ठीक है, फिर देखिए सी नंबर प्रश्न कि एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए जीन संबंधन एवं पुनर्योगज, क्या है दोस्तों जीन संबंधन एवं पुनर्योगज, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है क्या, वह है दोस्तों हम मार्क करेंगे यहाँ देखें आनुवांशिक अभियंत्रण। ठीक है, फिर कह रहा है गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण, तो एमिनियोसेंटेसिस बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या है जैव निम्नीकरण, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें क्या दिया गया है यहाँ पे, एक बार और देखेंगे फिर से। चलिए देखिए फिर से देखें जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, तो आनुवांशिक अभियंत्रण से सुमेल बिल्कुल सही दिया गया है, जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। ठीक है, बी कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमिनियोसेंटेसिस बिल्कुल सही है, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण। ठीक है, तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय, क्या है सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय, वह कह रहा है दोस्तों बायोमास, तो यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा गलत दिया गया है। यहाँ देखेंगे बायोमास का संबंध दोस्तों कार्बनिक पदार्थ से है जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय का संबंध दोस्तों बायोलॉजिकल क्या है टाइम टेकिंग से है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बायोलॉजिकल क्या है दोस्तों टाइम टेकिंग से है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बायोमास का संबंध कार्बनिक पदार्थ से है जिसका उपयोग दोस्तों ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखें कि बायोमास का संबंध कार्बनिक पदार्थ से है जिसका उपयोग दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय का संबंध बायोलॉजिकल टाइम टेकिंग से है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देख लें, बायोमास का संबंध कार्बनिक पदार्थ से है जिसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता, जबकि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय का संबंध बायोलॉजिकल टाइम टेकिंग से है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा सही नहीं दिया गया है। चलिए कंप्यूटर वायरस होता है दोस्तों तो एक क्या यह होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर वायरस होता है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। चलिए अब स्टार्ट होंगे दोस्तों हमारे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए सबसे पहले होगा दोस्तों क्या, वह है दोस्तों हमारा, चलिए इसकी पहले हम डेट डालते हैं, देखेंगे क्या क्या होगा। यहाँ दोस्तों देखें होगा सबसे पहले नागालैंड का गठन किया गया था दोस्तों 1963 में। ठीक है, नागालैंड का गठन किया गया था 1963 में। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा वह है, यहाँ देखें हरियाणा का गठन किया गया था दोस्तों कब, तो हरियाणा का गठन किया गया था, यहाँ देखें हरियाणा का गठन किया गया था दोस्तों 1966 में। ठीक है, फिर है दोस्तों सिक्किम का गठन किया गया था कब, तो सिक्किम का गठन किया गया था दोस्तों वह है हमारा, यहाँ देखें सिक्किम का गठन किया गया था दोस्तों 1975 में। ठीक है दोस्तों, फिर देखें मेघालय, तो मेघालय का गठन किया गया था दोस्तों कब, 1972 में। ठीक है दोस्तों, मेघालय का गठन किया गया था 1972 में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा कौन, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा नागालैंड। ठीक है, सबसे पहले कौन हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन,
वह हो जाएगा दोस्तों हमारा हरियाणा, फिर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, फिर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कौन, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा नागालैंड, फिर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, फिर हो जाएगा दोस्तों कौन, फिर हो जाएगा हमारा मेघालय, फिर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, फिर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, फिर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, फिर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, फिर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, फिर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा सिक्किम। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, फिर से एक बार देख लें, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कौन, हमारा नागालैंड, फिर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा मेघालय, फिर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है किससे, अनुच्छेद 14 को समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 36 को दोस्तों हम सुमेल करेंगे, वह है हमारा नीति निदेशक तत्व से। ठीक है, और फिर है अनुच्छेद 74 को सुमेल करेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद से, और अनुच्छेद 368 को संशोधन प्रक्रिया से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 14 को समानता का अधिकार से, 36 को दोस्तों हम किससे, नीति निदेशक तत्व से, 74 को मंत्रिपरिषद से, और अनुच्छेद 368 को संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, 14 को समानता का अधिकार से, 36 को नीति निदेशक तत्व से, 74 को मंत्रिपरिषद से, और 368 को संशोधन प्रक्रिया से। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम ला के पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ हमारी यह पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।